नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ-साथ आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। इकोनॉमिक्स का यह चौथा क्लास है और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर के विषय में। वैसे तो ये सारी वीडियोज़ मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप पीसीएस के अलावा भी किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये सारी वीडियो जो हैं समान रूप से उपयोगी हैं। हर परीक्षा में आपको इन वीडियो से 100% बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से समझते हुए आज कौन-कौन से प्रमुख ऐसे बिंदु हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है या जीडीपी है, उसमें कृषि का हिस्सा या कृषि का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो उसको साल दर साल देखेंगे। जैसे हमने 1950 से अगर इसको लेकर के चलें तो 1950-51 में देखा था कि हमारी जो जीडीपी थी, टोटल जीडीपी या हमारी जो राष्ट्रीय आय थी, नेशनल इनकम थी, उसमें कृषि का हिस्सा 53.1% हुआ करता था। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे समय जाता है, तो 1990 में देखेंगे आप इसको तो 29.6%, 2014-15 में 18.2%, 19-20 में 17.8%, 20-21 में 19.9% और 21-22 में यह लगभग 20.19% है। हालांकि आपको पुराना वाला डाटा याद नहीं रखना है। ये यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप देख रहे हैं कि 1950 से धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम आज यानी वर्तमान तक बढ़ते चले आए हैं, तो टोटल जीडीपी है, जो हमारी नेशनल इनकम है, उसमें प्राथमिक सेक्टर यानी हमारा जो कृषि क्षेत्र है या हमारी जो एग्रीकल्चर है, उसका कंट्रीब्यूशन कम होता चला गया है। यानी जीडीपी में कृषि के कंट्रीब्यूशन में गिरावट देखी गई है। और ये जो गिरावट है, एक तरह से ये नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं डालती है, ये एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। यहीं से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अगर अर्थव्यवस्था में जैसे प्राथमिक सेक्टर का, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, अगर इकोनॉमी में प्राथमिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, प्राथमिक सेक्टर का योगदान जो है टोटल जीडीपी में या नेशनल इनकम में धीरे-धीरे कम हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं देश की प्रगति का सूचक माना जाता है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड रहते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इनकम लोगों को नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जैसे-जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, विकास प्रक्रियाएँ होती हैं, ठीक है? संरचनात्मक परिवर्तन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं, तो धीरे-धीरे जो तृतीयक सेक्टर है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर क्या होते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि लोग तृतीयक सेक्टर की तरफ जुड़ते हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्र में संभावनाएँ बढ़ती हैं, वहाँ पर अवसर बढ़ते हैं, अपॉर्च्युनिटी बढ़ती हैं लोगों के लिए। तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में कम होता जाता है और तृतीयक सेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति का सूचक होता है कि उस देश की जो तृतीयक सेक्टर है, उस देश का जो तृतीयक क्षेत्र है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में कितने लोगों जो है कार्यरत हैं, तो वो कहीं न कहीं देश की प्रगति का सूचक माना जाता है, ठीक है? अब रोजगार की दृष्टि से कृषि को देखेंगे तो 1951 में जो हमारी कार्यकारी जनसंख्या थी, कार्यकारी जनसंख्या का मतलब है ऐसी जनसंख्या जो काम करने योग्य थी, उस कार्यकारी जनसंख्या का 69.5% कृषि में कार्यरत था 1951 में। 1991 में ये थोड़ा-सा कम होता है 66.9%। और ये कहीं न कहीं आप इस चीज़ को रिलेट करके देखिए कि पहले 1951 में जब हमारा जो संरचनात्मक ढाँचा था इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, सेवा क्षेत्र इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, या फिर द्वितीयक क्षेत्र जो अपना निर्माण क्षेत्र है या विनिर्माण क्षेत्र है, उसमें भी इतने ज़्यादा काम नहीं हुए थे, तो ज़्यादातर पॉपुलेशन एक ही चीज़ पर डिपेंड थी, कृषि पर। 69.5%, ऑलमोस्ट आप 70% मान सकते हैं। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे 1951 से लेकर के हम 91 तक आते हैं, 30-40 साल का जो समय होता है, इसमें बहुत सारे सुधार हुए होंगे। बहुत सारी निर्माण कंपनियों का जो है, जो विनिर्माण कंपनियाँ होती हैं, उनका जो है स्थापना हुई होगी। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में विकास हुआ होगा, तो धीरे-धीरे वो वाला सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर, वो धीरे-धीरे खिसक करके किधर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरफ आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपने देखा 1991 में रोजगार की दृष्टि से कार्यकारी जनसंख्या का 69.5% जो है कृषि में संलग्न था। 1991 में ये थोड़ा-सा कम हुआ, 66.9% हो गया। 2001 में फिर ये थोड़ा-सा कम होता है, 56.7%, ठीक है? और वर्तमान समय में अराउंड 54% के आसपास जो है लोग जो हैं कार्यकारी जनसंख्या के, वो कृषि में संलग्न हैं, ठीक है? बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति की दृष्टि से देखें तो 1951-52 में जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन था भारत का, वो 50.82 मिलियन टन था।
ये डाटा पुराना वाला आपको याद नहीं रखना है, नया वाला डाटा याद रखना है। 2013-14 में ये बढ़ा 264.77 मिलियन टन हुआ। 2021-22 में जो द्वितीय अग्रिम अनुमान थे उनके अनुसार 316.06 मिलियन टन जो है टोटल खाद्यान्न उत्पादन था, और 2022-23 में 323.554 मिलियन टन द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो है खाद्यान्न उत्पादन की जो है अनुमान लगाया गया है। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में अगर देखा जाए तो देश के कुल मूल्यवर्धन यानी जीवीए जो होता है उसमें 18.8% की वृद्धि हुई है। 2021-22 में अगर देखेंगे तो आपका 3.9% वृद्धि, और ये लेटेस्ट डाटा है जो आपको याद रखना है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो पहली छमाही है उसके लिए टोटल कुल मूल्यवर्धन जो होता है यानी द्वितीयक क्षेत्र का यानी जीवीए जिसको कहते हैं उसमें 3.7% की वृद्धि देखी गई है। प्रमुख फसलें देखेंगे, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ लेकिन एक बार इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। प्रमुख फसलें भारत में 3 प्रकार की प्रमुख फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, खरीफ जो है जुलाई से लेकर के अक्टूबर इसका टाइम पीरियड होता है। जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर के आसपास काट ली जाती है। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, ये प्रमुख फसलें जो होती हैं ये खरीफ के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही रबी जो है अक्टूबर के आसपास बोई जाती है, अप्रैल के आसपास काट ली जाती है। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, ये प्रमुख रबी फसलें होती हैं। जायद मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून के आसपास ये जो है काट ली जाती है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, इस प्रकार की यानी जो सब्जियां या जो बागवानी फसलें होती हैं तो ये प्रमुख रूप से जायद की फसल में आती हैं। इसके बाद में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1967-68 के आसपास ये हुई थी, और ये जो शब्द था हरित क्रांति, ठीक है, ये किसने दिया? डॉक्टर विलियम गार्ड जो कि अमेरिका थे। इसका जनक किसको माना जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का? तो नॉर्मन बोरलॉग। ये वैश्विक संदर्भ में बात हो रही है, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो MS स्वामीनाथन। प्रमुख घटकों की बात करें, प्रमुख फैक्टर्स, कारक, जो हरित क्रांति जिन चीज़ों की वजह से उत्पन्न हुई या हरित क्रांति के फलस्वरूप जिन चीज़ों में इनोवेशन हुआ, जैसे कि नई उन्नत किस्म के बीज देखने को मिले, रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़ी, रासायनिक उर्वरक जो है नए नए बनाए जाने लगे, सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से हुई, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग होने लगा, साख भंडारण, विपणन, मार्केटिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी में जो है हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुधार देखने को मिलता है। और एक प्रमुख प्रश्न ये पूछा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति से प्रमुख रूप से जिन क्षेत्रों को लाभ हुआ वो कौन से थे? विशेष रूप से पंजाब और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो 2 स्टेट्स थे या 2 क्षेत्र जो थे ये प्रमुख रूप से हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए थे। लेकिन इसका एक नुकसान भी ये हुआ था कि हरित क्रांति से लाभ तो हुआ लेकिन सभी क्षेत्रों को लाभ नहीं हुआ, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सभी स्टेट्स को लाभ नहीं हुआ। कुछ प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से पंजाब और वेस्ट यूपी की बात यहाँ पे आती है, ये सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले जो है क्षेत्र थे। तो कहीं ना कहीं एक ही स्थान पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहा, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय असंतुलन, इम्बैलेंस की जो है कंडीशन पैदा हुई थी। और दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ, तो वो धान और गेहूं। ठीक है, पहले नंबर पर धान, सबसे ज़्यादा सुधार धान की फसल में हुआ, सेकंड नंबर पे आपका गेहूं आ जाता है। सॉरी। इसके बाद में आता है आपका ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है, 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम, ठीक है, के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, और इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य क्रांति भी हैं, जैसे ग्रे क्रांति, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन आप पढ़ चुके हैं। पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम पदार्थ या पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन दोनों से रिलेटेड है। और स्वर्ण क्रांति आपकी ये फल उत्पादन से संबंधित है। ये प्रमुख क्रांतियां हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा और आपको ये सारी चीज़ें पता भी होंगी। इसके बाद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। मैं हमेशा आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि आप PhD मत करिए किसी भी चीज़ में, जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि PhD करके आप कहीं को मतलब PhD करके आपको ये नहीं दिखाना है कि हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं या हम सर्वस्व हैं। आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, तो उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, अगर आपको ज्ञानी बनना है तो आप एग्ज़ाम निकालने की बात छोड़िए, फिर उसको अपनी नॉलेज को दूसरे तरीके से भी बढ़ाने के अलग अलग तरीके
आप सभी के पास मौजूद हैं, हम सभी के पास मौजूद हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए कि हमें एग्जाम निकालना है, तो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं। मैंने आपको बजट पहले दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो बजट से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा पीसीएस में, तो बजट को देख लीजिएगा एक बार। इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, संभवतः कल उसका इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आपको दे दूंगा, पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा उसको। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई इसको कहा जाता है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि एनडीआरआई का जो है विस्तृत रूप क्या है, ठीक है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई इसको संक्षेप में कहते हैं। ये जो है करनाल हरियाणा में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि कीमत से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कृषि कीमत के अंतर्गत 3 प्रमुख बिंदुओं को हम देखते हैं, 3 प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। एक तो आपका एमएसपी हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा खरीद मूल्य और तीसरा निर्गमन मूल्य। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, वन बाय वन इसको देखते हैं। एमएसपी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एमएसपी क्या होता है। ये वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर जो गवर्नमेंट होती है वो किसान की फसल को खरीदती है, और ये प्रारंभ हुआ था हरित क्रांति के आसपास के टाइम से, 66-67 में ये प्रारंभ हुआ। और सबसे पहली किस फसल के लिए स्टार्ट किया गया था, गेहूं के लिए स्टार्ट किया गया था। इसको लागू करने वाला जो आयोग है, कमीशन है, वो कौन सा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको आप CACP के नाम से भी जानते हैं। वर्ष में 2 बार, ठीक है, खरीफ और रबी की फसल के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि एमएसपी कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है, तो 24 फसलें हैं एमएसपी के अंतर्गत, ठीक है। एमएसपी के अंतर्गत 24 फसलें हैं। अब इसके बाद में आता है दूसरा, खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कब होता है, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद में उसका जो घोषित मूल्य होता है वो खरीद मूल्य होता है। ये जनरली एमएसपी से अधिक होता है, और इसके लिए इसकी जो खरीदारी गवर्नमेंट करती है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए करती है, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। जो राशन वाशन आपको मिलता है ना, कोटे वगैरह जो आपने देखे होंगे, जनरल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, कोटा वगैरह जो होते हैं गाँवों में जहाँ से राशन मिलता है लोगों को, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसी के तहत या उसी के लिए गवर्नमेंट जो है खरीद मूल्य जो है निर्धारित करती है, जनरली एमएसपी से ज़्यादा होता है। निर्गमन मूल्य क्या होता है, सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उचित कीमत की दुकानों से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का मूल्य होता है निर्गमन मूल्य, ठीक है। इसके बाद में एक टर्म आता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक को बोलते हैं हम हिंदी में प्रतिरोधक भंडार, ठीक है। और ये विशेष रूप से गेहूं और चावल का न्यूनतम सुरक्षित भंडार है। इसको किसके लिए स्टोर किया जाता है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। जो राशन वगैरह जो बांटते हैं उसके लिए स्टोर करती है गवर्नमेंट, खरीदती है जो गेहूं और चावल, विशेष रूप से यही दोनों चीज़ें तो मिलती हैं। जो कोटा वगैरह होता है तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, गेहूं और चावल। तो इसके लिए सरकार जो है स्टॉक जमा करती है अपने पास, उसको बफर स्टॉक कहते हैं, प्रतिरोधक भंडार कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो है खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से इसको स्टॉक किया जाता है। 1950 में ये लागू हुआ था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कर रहा हूँ। सस्ती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। 1 जून 1977 को जारी की गई थी लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो बीपीएल श्रेणी में परिवार आते हैं, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनको प्रतिमाह 35 किलो राशन देने का जो है इसमें सुनिश्चित किया गया था। कृषि ऋण कितने प्रकार के होते हैं, कृषि ऋण जनरली 3 कैटेगरी में इनको हम रखते हैं। एक होते हैं आपके अल्पावधि ऋण, दूसरे होते हैं मध्यावधि ऋण, तीसरे होते हैं दीर्घावधि ऋण। अल्पावधि ऋण, इनकी अवधि आपसे पूछी जा सकती है, अल्पावधि ऋण कितने समय के लिए दिए जाते हैं, तो ये 15 माह से कम इनका समय होता है। मध्यावधि ऋण जो होते हैं मिनिमम यानी 15 माह से लेकर के 5 साल तक की मैक्सिमम अवधि के लिए दिए जाते हैं। और दीर्घावधि जो ऋण दिए जाते हैं कृषि के लिए, ठीक है, तो वो 5 साल से अधिक टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं। इनको आप याद रखेंगे। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले एवं कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त और समय के अनुसार क्या उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना। केसीसी जैसे गांवों में लेते हैं ना, खेतों पे केसीसी लोन वगैरह लेते हैं, और ये उसी से रिलेटेड है। इसके बाद में अभी एक टर्म आया था CACP, जिसके बारे में आपको बता रहा था, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये जो है 1965 में अस्तित्व में आया था, खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश पर। तो आपसे पूछा जाए कि CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग किस समिति की सिफारिश पर जो है इस आयोग का जन्म हुआ, तो ये था आपकी खाद्य मूल्य नीति समिति की सिफारिश पर 1965 में, ठीक है।
तो शुरुआत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जब बनाया गया था तो इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम था केवल कृषि मूल्य आयोग। वर्तमान नाम जिसको हम CACP के नाम से जानते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जानते हैं, ये इसका नाम जो पड़ा था 1985 में पड़ा था। इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो दिल्ली में है। इसके बाद में ट्राइफेड एक आता है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। इसका उद्देश्य क्या है? जो जनजातीय लोग होते हैं, ST कैटेगरी जो होती है, जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों के शोषण से बचाना, ताकि उनके जो भी लघु वन उत्पाद हैं उनके लिए उपयुक्त मेहनताना उन जनजातीय लोगों को प्रदान किया जा सके। ठीक है, ट्राइफेड ये सारी चीजें सुनिश्चित रखता है। इसके बाद में नाफेड आता है। नाफेड की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। और इसका जो उद्देश्य है वो है कृषि उपज के विपणन। विपणन शब्द का मतलब होता है मार्केटिंग। ठीक है, तो कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का जो है ये शीर्ष संगठन होता है। 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अब आते हैं इसके बाद में सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों पर किया जाता है, 3 लेवल्स पर किया जाता है। एक होते हैं आपके राज्य सहकारी बैंक, दूसरे होते हैं केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, और तीसरी होती हैं आपकी प्राथमिक ऋण समितियां। ठीक है, प्राथमिक ऋण समितियों के माध्यम से ही किसानों को अल्पकालीन यानी कम टाइम के लिए, या मध्यकालीन या कम टाइम थोड़ा सा मतलब मीडियम पीरियड के लिए जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो प्राथमिक ऋण समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से देखते हैं। किसानों को दीर्घकालीन लंबे टाइम के लिए ऋण कौन देता है? भूमि विकास बैंक जो है किसानों को लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो M नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। इसको आप याद रखें। नाबार्ड आता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, नाबार्ड की स्थापना भी कई बार पूछी गई है। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको वहां से पता लगेगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाली शीर्ष संस्था है। ये प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाली उच्चतम संस्था कौन सी है? तो आपको ऑप्शन दे देगा, नाबार्ड पर टिक लगा देना है। इसके बाद में उर्वरक आते हैं कृषि से जुड़े हुए। तो उर्वरकों का प्रयोग से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। भारत के लिए NPK अनुपात संतुलित बैलेंस्ड NPK यानी नाइट्रोजन और आपका पोटेशियम और इसके अलावा फॉस्फोरस, नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस जो होता है, नाइट्रोजन फॉस्फेटी पोटासी अनुपात जो होता है उर्वरक के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, तो अगर वो फसल कैसी है? अन्न से रिलेटेड है, अनाज फसल जो है उसके लिए 4-2-1 होता है नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का जो रेशियो होता है। दलहनी फसलों के लिए ये रेशियो 1:1 होता है। दोनों को याद रखेंगे। उर्वरक उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। और भारत में उर्वरकों की सबसे ज़्यादा खपत के बारे में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होते हैं, तो पंजाब में। सेकंड नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। भारत को यूरिया की आपूर्ति में शीर्ष देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा यूरिया भारत को कहाँ से मिलता है? ओमान से मिलता है। बीजों के कुछ प्रकार हैं जैसे प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणिक बीज, पंजीकृत बीज। ये क्या होते हैं? प्रजनक बीज वे बीज होते हैं जो सर्वाधिक आनुवंशिक रूप से कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। आधार बीज जो कि प्रजनक बीजों से तैयार किए जाते हैं। आपसे पूछा जाए आधार बीज क्या है? ऐसे बीज जो प्रजनक बीजों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं वो आधार बीज हैं। प्रमाणिक बीज व्यावसायिक रूप से जो खेती की जाती है, ठीक है, व्यापारिक जो खेती की जाती है उसमें काम आने वाले बीजों की जो अंतिम स्टेज होती है, अंतिम रूप से तैयार बीज जो होते हैं वो प्रमाणिक बीज होते हैं। पंजीकृत बीज वे होते हैं जो प्रमाणीकरण संस्था होती है जो बीजों का प्रमाणीकरण करती है, उसकी देखरेख में जिनका प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो पंजीकृत बीज होते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये 1999-2000 के आसपास चलाई गई थी। इसका पहला नाम था, पूर्व नाम, व्यापक फसल बीमा योजना, जो कि 1985 में चलाई गई थी। आगे चल करके 1999 में इसी का नाम चेंज करके राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रख दिया गया था। इसका क्रियान्वयन किस के द्वारा किया जाता है? भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है,
और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में चलाया गया। उन्नत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करके उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, एनएचएम इसको कहा जाता है, 2005-6 में ये स्टार्ट हुआ। किस विभाग के द्वारा? कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा। ठीक है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, RIDF इसका संक्षिप्त रूप है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसको कहा जाता है। ये नाबार्ड द्वारा संचालित किया जाता है RIDF, याद रखें, और 1995-96 से इसको लगातार संचालित किया जा रहा है। और किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। WTO की कृषि छूट पेटियां, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कृषि छूट पेटियों को 3 भागों में बांटा जाता है, पीली पेटी, नीली पेटी, हरित पेटी। अब इन पेटियों का मतलब क्या है? पीली पेटी को एम्बर बॉक्स भी कहते हैं। कृषि उत्पादन और व्यापार में विसंगति पैदा करने वाली छूटें हैं, जैसे MSP, बिजली, सिंचाई पर जो छूटें दी जाती हैं वो पीली पेटी के अंतर्गत आती हैं। नीली पेटी किसानों को किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली छूट। और हरित पेटी किसी भी प्रकार की मूल्य सहायता इसमें शामिल नहीं होती है, और व्यापार में कम से कम विसंगतियां उत्पन्न हो उसको सुनिश्चित करने का काम हरित पेटी करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को यह एक्ट आया। प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसको स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत क्या बात थी कि 3 वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो अनाज दिया जाएगा, जिसमें चावल 3 किलो रहेगा, गेहूं 2 किलो रहेगा, और मोटा अनाज जो है वो 1 रुपये पर किलो रहेगा। ठीक है, ये रेट थी। चावल 3 रुपये पर किलो, गेहूं 2 रुपये पर किलो, और मोटा अनाज जो होगा 1 रुपये पर किलो। प्रति परिवार के लिए प्रति माह 35 किलो अनाज की व्यवस्था इसमें की गई थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पोषक आहार देने की व्यवस्था भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित की गई थी। कुछ कृषि उत्पाद बोर्ड एवं मुख्यालय यहाँ से देख लीजिए, ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। मसाला बोर्ड का कोच्चि में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय या हेड ऑफिस हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय जो है ये आपका कोलकाता में है। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये पुणे में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड ये दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हालांकि मैंने थोड़ा जल्दी इसको लिया क्योंकि इसमें समझाने का कुछ ज़्यादा खास इसमें चीज़ें नहीं थी। केवल जो प्रमुख पॉइंट्स थे, प्रमुख फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।